एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ लक्षण शो करते हैं, जैसे कि वो गति यानी मोमेंट करते हैं, और पोषण होता है सजीवों में, न्यूट्रिशन होता है, ग्रोथ होती है यानी कि उनमें वृद्धि होती है, उपापचय की क्रियाएं होती हैं यानी मेटाबॉलिज्म होता है उनके अंदर, श्वसन की क्रियाएं होती हैं और उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं, उनमें जनन होता है, उनमें मृत्यु होती है। ऐसे कुछ लक्षण हैं जो सजीव शो करते हैं, लेकिन निर्जीव शो नहीं करते। आज हम इन लक्षणों को एक एक करके पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो जो पहला है हमारा वो है गति यानी मोमेंट। ये गति करते हैं। ये जो मोमेंट है या जो गति है ये सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं होती। जो यानी कि जो सजीव होते हैं वो चलते हैं, हिलते डुलते हैं और स्थान परिवर्तित करते हैं, वो सजीव होते हैं। कुछ ऊपर स्पेशल टाइप के मोमेंट होते हैं, जैसे कि केचुआ यानी जो अर्थ फॉर्म है हमारा, उसमें कर्माकुंचन गति होती है, यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है वो केचुए में होता है। और एक हमारे जब हमारी जो आहार नाल है उसके अंदर जो भोजन जब मुख से हमारे स्टमक की तरफ जाता है तो उस ओइसोफेगस में जो मोशन होता है वो भी हमारा कर्माकुंचन गति ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ओइसोफेगस में होता है वो कर्माकुंचन गति ही होता है। और जैसे कि केचुए में कर्माकुंचन गति होगा। जो रेप्टिलिया होते हैं ये मोमेंट शो करते हैं, रेंग कर करते हैं, जैसे कि सांप छिपकली वगैरह हैं वो रेंग कर करते हैं। और मनुष्य जो जानवर हैं वो चलकर गति करते हैं। दूसरा जो लक्षण है सजीवों का वो है पोषण। पोषण ही होता है वो सजीवों में होता है और निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती। जैसे कि पोषण दो टाइप से हम वर्गीकृत करते हैं पोषण को, स्वपोषी और परपोषी। जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि जो पादप हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन पादपों को स्वपोषी में रखा जाता है। परपोषी जो अपना भोजन इन हरे पादपों से प्राप्त करते हैं इन्हें हम परपोषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंतु है वो परपोषी के अंदर आता है। उससे आगे है कि जो थर्ड जो इनका लक्षण है वो है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। जो वृद्धि होती है वो सजीवों में होती है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। जो पादपों में जो सजीव पादपों में यानी जो सजीवों में जो पादप और जंतु दोनों आते हैं। अब जो पादपों में जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती रहती है, लेकिन जंतुओं में वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन निर्जीवों में कोई वृद्धि या ग्रोथ नहीं होती। उससे आगे वाला लक्षण है कि जो उपापचय या फिर मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सजीवों के अंदर होता है और निर्जीवों में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। उपापचय दो वर्ड से मिलकर बना है, उपचय और अपचय से। उपचय यानी एनाबॉलिक रिएक्शन और अपचय यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन। अपचय का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर किसी बड़ी चीज का निर्माण होता है तो उसे तो हम अपचय बोलते हैं। जब किसी बड़ी चीज का विघटन होकर छोटी छोटी चीजों का निर्माण होता है उसे अपचय कहते हैं यानी कैटाबोलिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपचय में होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है कि यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण है वो भी एक अपचय यानी एनाबॉलिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि जो अमोनो जैसे अमीनो एसिड है उससे मिलके क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं, तो जो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी एक एनाबॉलिक रिएक्शन में आती है। दूसरा है जो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि CO2 है, H2O, ये छोटी छोटी इकाइयां हैं। ये क्लोरोफिल और यूवी की प्रेजेंट में इनसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज बड़ी इकाई का निर्माण होगा इन छोटी छोटी इकाइयों से। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी उपचय यानी एनाबॉलिक रिएक्शन में ही आता है। उससे आगे है जो ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है लीवर में, ये भी एक अपचय का ही उपचय यानी एनाबॉलिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इससे आगे है उपचय। उपचय में होता है कि जो बड़ी इकाई है उसका विघटन होकर छोटी छोटी इकाइयों का निर्माण होता है, उसे अपचय कहते हैं। तो अपचय में जैसे कि जो श्वसन की क्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि जो श्वसन की क्रिया है वो अपचय है या उपचय है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि जो श्वसन की क्रिया है वो अपचय के अंदर आती है। इसमें होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होकर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है।
जो कि क्या हो गया यहाँ पे जो बड़ा जो हमारी अणु था कि जो बड़ी था ग्लूकोज उसका टूट के वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये अपचय हो गया। बड़ी चीज़ का टूट के छोटी चीज़ों के अंदर निर्माण हो गया, तो ये अपचय की क्रिया होगी। और इसके अंदर CO2 निकल गया, वाटर निकल गया और ऊर्जा निकल गई। ऊर्जा जो निकलती है इसके अंदर श्वसन की क्रिया में, वो एक रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम काम करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी तब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो श्वसन की क्रिया होती है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और जो ऊर्जा होती है वो ATP की फॉर्म में होती है। और वायरस में अपना कोई उपापचय तंत्र नहीं होता, इसीलिए वायरस को ना सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी कहा जाता है। इससे आगे वाला लक्षण है कि जो श्वसन की क्रिया है यानी जो रेस्पिरेशन है वो सजीवों के अंदर देखा जाता है, लेकिन निर्जीवों में रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि भोजन के ऑक्सीकरण से रासायनिक ऊर्जा के निर्माण की क्रिया ही रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो अनॉक्सी यानी अवायवीय और अनएरोबिक, और दूसरा होता है ऑक्सीजन श्वसन, वायवीय और एरोबिक श्वसन। अनोक्सी श्वसन का मतलब है यानी एनएरोबिक का मतलब है ये जो श्वसन होता है वो उसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए इसे अनोक्सी श्वसन भी कहा जाता है। और ऑक्सीशोषण में होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे ऑक्सीशोषण कहा जाता है। ऑक्सीजन अनॉक्सीशोषण में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो बहुत ही कम होता है, वो 2 ATP के बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है अनॉक्सीशोषण के अंदर। लेकिन जो ऑक्सीशोषण है इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा होता है, जो 38 ATP के बराबर इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो एनऑक्सी शोषण यानी जो अवायवीय शोषण है उसके अंदर जो अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो ऑक्सीशोषण है इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है वो एसिड। और अनऑक्सीशोषण है इसमें जो अंतिम उत्पाद बनते हैं वो तो बनते हैं अल्कोहल और वाटर। इसमें तो अल्कोहल और वाटर बनते हैं और अल्कोहल और एसिड बनते हैं। और इसके अंदर ऑक्सीशोषण के अंदर जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। जो हमारे शरीर में जो रेखित पेशी है और जो RBC है इन दोनों के अंदर अनऑक्सीशोषण पाया जाता है। ठीक है, उससे आगे वाला लक्षण है कि उत्सर्जन यानी जो एक्सक्रीशन है ये होता है सजीवों में होता है, एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। और जो निर्जीवों में एक्सक्रीशन नहीं होता। और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, ये सभी उत्सर्जन में भाग लेते हैं। जैसे कि जो स्किन है वो उत्सर्जन करती है, पसीने के रूप में उत्सर्जन करती है। जो लंग्स हैं वो गैसों का उत्सर्जन करते हैं। जो लीवर है ये बाइल साल्ट यानी पित्त रस है उसका, पित्त लवण है उसका उत्सर्जन करता है। जो किडनी है ये नाइट्रोजन युक्त जैसे कि यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इन सभी का उत्सर्जन करता है। इससे आगे तो वाला लक्षण है कि जो समस्थैतिकता और साम्यावस्था या फिर होम्योस्टैसिस, ये जो होती है ये सजीवों में देखी जाती है समस्थैतिकता, और निर्जीवों में इस पर नहीं पाई जाती। इसका मतलब होता है कि शरीर के आंतरिक व बाह्य वातावरण का संतुलन बनाए रखना। तो ये जो लक्षण है ये सजीवों के अंदर पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जब हमें गुस्सा आता है तो जो हमारी जो हार्ट रेट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमारी हार्ट रेट फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये होम्योस्टैसिस ही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम अंधेरे से बिल्कुल तेज प्रकाश में जाते हैं तो जो हमारी आंखें हैं जो वो मिच जाती हैं, यानी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। आँखें बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हम हमारी आँखों को खोल सकते हैं प्रकाश के अंदर भी। ये होता है उस टाइम पे क्या होता है हमारी जो पुतली है वो एडजस्ट हो जाती है बाहरी वातावरण के साथ में। तो ये भी एग्जाम्पल है वो समस्थैतिकता का ही एग्जाम्पल है। आठवां जो लक्षण है इसका वो है उत्तेजनशीलता, संवेदनशीलता या फिर इरेटिबिलिटी। ये भी सजीवों के अंदर ही देखी जाती है, निर्जीवों में नहीं होती।
उत्तेजनशीलता का मतलब है कि उद्दीपन यानी किसी स्टिमुलस को देखकर उसके प्रति अनुक्रिया करना उत्तेजनशीलता कहलाता है। और ये उत्तेजनशीलता होती है, ये किसी भी जो कोशिकाओं में जीवद्रव्य होता है उसके कारण होती है ये उत्तेजनशीलता सजीवों में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम रसगुल्ले को देखते हैं, यानी जो स्टिमुलस है वो रसगुल्ला है, तो उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये क्या है, हमारी उत्तेजनशीलता का ही एग्जाम्पल है। उससे आगे है कि जो जनन या फिर जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन या रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो सजीवों में ही देखी जाती है, निर्जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन नहीं होता। अनुवांशिक जनन का मतलब होता है कि अनुवांशिक पदार्थ जो हमारा डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ, उसका अगली पीढ़ी में स्थानांतरण को ही जनन कहते हैं। ठीक है। आगे है कि जो डीएनए है या जीन है या गुणसूत्र है, तो डीएनए का जिन जो होता है वो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे जिन कहते हैं। और जिन जो होते हैं वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं। इसका मतलब है कि अनुवांशिकता की इकाई भी जिन होते हैं। ये क्वेश्चन रिट में पूछा गया था कि अनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है, उसमें ऑप्शन में जिन और गुणसूत्र दोनों थे, तो इसका आंसर होगा कि अनुवांशिकता की इकाई है वो जिन को कहा जाता है। आगे है जो गुणसूत्र है, जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं, और गुणसूत्र को हम अनुवांशिकी के वाहक कहते हैं। यानी कि जो वेक्टर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है वो गुणसूत्र को कहा जाता है, लेकिन जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो जीन को कहा जाता है। उससे आगे है कि जो डेथ, ये सजीवों में ही होती है डेथ भी, निर्जीवों में डेथ नहीं होती। उससे आगे है कि जो अनुकूलन है यानी अडेप्टेशन है, वो भी सजीवों के अंदर ही देखा जाता है, निर्जीवों में अडेप्टेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पक्षियों में उड़ने का अडेप्टेशन पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, और जिनसे क्या होता है ये आसानी से उड़ सकते हैं, और इन हड्डियों को बोलते हैं पेन्यूमेटिक बोन बोलते हैं इनको। इससे आगे है जो चमगादड़ है उसके अंदर एक किसी भी चीज से टकराता नहीं है, इस प्रकार का उसके अंदर अडेप्टेशन पाया जाता है, यानी इक्वलेशन सिस्टम पाया जाता है उसके अंदर। आगे है कि जो आकार व आकृति, सजीवों की आकार व आकृति होती है, निर्जीवों की कोई आकार व आकृति नहीं होती। इससे आगे है कि जो संगठन स्तर, सजीवों में संगठन स्तर पाए जाते हैं, निर्जीवों में संगठन स्तर नहीं पाए जाते। जैसे कि प्रोटोजोआ में जीवद्रव्य स्तर पाया जाता है, पोरिफेरा में कोशिकीय स्तर पाया जाता है, सिलेंड्रा में उत्तक प्रकार का स्तर पाया जाता है, और तो ऑर्थोपोडा में अंगतंत्र स्तर पाया जाता है। और अब है हमारे आज के क्वेश्चन। पहला तो है कि जो ऊर्जा की मुद्रा है वो किसे कहा जाता है, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि एकमात्र स्तनधारी जंतु कौन सा है जो उड़ता है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।